बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 217 मुलाहिज़ा फरमाएं। तुम भी अपनी बीवी से ज़्यादा यही कह सकते हो, क्योंकि इस काम में बाज़ औक़ात दिन रात बाहर रहना पड़ता है। आदमी फंस जाए तो हफ्ता हफ्ता लौट कर नहीं आता, और तकदीर साथ ना दे तो कभी लौट कर नहीं आता। तुम ये सब कर सकते हो। मेरी खुशकिस्मती होगी जनाब, आप मेरी सिफारिश कर दें और मुझसे कसम उठवा लें। मेरी माँ के सर की कसम, बच्चों की जिंदगी की कसम, मैं कुरान पर हाथ रख के वादा कर सकता हूँ कि जैसा आप चाहेंगे वैसा ही करूंगा। कभी किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, अपनी जबान बंद रखूंगा। बस आप सिफारिश कर दें तो मुझे लेफ्टिनेंट बना दिया जाए। चंद माई, वो वक्त अभी दूर है। मैंने कहा, तुमको भर्ती किया जा सकता है, मगर तुम लेफ्टिनेंट 6 महीने से पहले नहीं बन सकते। उन 6 महीनों में हम तुम्हारी कारकर्दगी पर नजर रखेंगे, तुमसे हर काम लेंगे और तुमको हर तरह आजमाएंगे। अगर तुम्हारा आजमाइश में पूरे उतरे तो कोई वजह नहीं कि तुम लेफ्टिनेंट ना बन जाओ। क्या आज रात तुम देखोगे कि हम जासूसों से किस तरह पूछगछ करते हैं। तुम्हारा दिल मजबूत है ना? चंदमाई का दिल फौलाद भी है और शीशा भी, आप देख लोगे। वो बड़े गुरूर से बोला। वाह, क्या बात कही है तुमने। मैंने बेइख्तियार कहा। यह तुमने तो बिल्कुल अल्लामा इकबाल की तरह कहा है। ओ जी, हम जाहिल अनपढ़ बंदे। अल्लामा इकबाल की जूतियों की खाक भी नहीं है। वो हाथ जोड़कर बोला। क्या फरमाया उन्होंने? हो हल्के यारां तो बरेशम की तरह नरम, रज़्मे हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। मैंने कहा, जरा उर्दू में बताओ जी। वो सर खुजा के बोला, बड़ी मुश्किल है फारसी। मतलब वही है कि मुसलमान का दिल दोस्तों के लिए शीशा है तो दुश्मनों के लिए फौलाद है। मैंने कहा, तुमने भी तो यही कहा था। अब ये बताओ कि इस वक्त तुम कहीं से एक टब ला सकते हो? टब? वो हैरान होकर बोला, टब तो नहीं, ड्रम ला सकता हूँ। अच्छा, तो ड्रम ले आओ, और याद रखो हमारे पेशे में सिर्फ हुक्म की तामील होती है, सवाल किए बगैर। मैंने कहा, ड्रम तो छत के ऊपर पड़ा है जी, मैं अभी उतार लेता हूँ। वो बोला और सेहन की दीवार पर चढ़ गया। सिकंदर बादशाह, ये क्या ड्रामा कर रहे हो? डैडी ने मौका पाती का कसम मौला की, मुझे तो लगता है कि तुम पर भी राबिया की तरह कुछ वो हो गया है। मैं हंसा। अरे मियाँ खोजी, देखते जाओ, हमारे ये चंदमाई भी हीरा है दिल का। इसकी खिदमत से फायदा उठाया जा सकता है। इसके लिए चंदमाई को अपने मादी की पूरी अलिफ लैला की कहानी सुनाना जरूरी नहीं है। ये तो पागल हो जाएगा सोचते सोचते कि किस पर यकीन करे और किस पर ना करे। और जब इसे मालूम होगा कि हमारे 3 तरफ शिकारी हैं तो वो डर जाएगा कि बैक वक्त पुलिस से, शहर के बदमाशों से भी दुश्मनी और मुल्क के दुश्मनों से भी जंग। अभी तो हम जो कुछ करेंगे वो जज्बे हुब्बुल वतनी में हमारा साथ देगा। तुमने देखा लेफ्टिनेंट बनने की सुनकर उसका खुशी से क्या हाल हुआ था। वो हमारी मदद करेगा तो दिल ही दिल में फख्र भी करेगा कि वो वतन की खिदमत के लिए सर धड़ की बाजी लगा रहा है, जो कोई बहुत ज्यादा गलत बात भी नहीं होगी। क्योंकि पहले जो मेरी दिलावर के साथ जाती दुश्मनी थी वो अब जाती मामला नहीं रही। मैं दिलावर को सिर्फ अपने बाप के कातिल की हैसियत नहीं देता, उससे बढ़कर वो हमारा गद्दारे वतन की हैसियत से सजा का मुस्तहिक है। मुझे पहले एक वतन दुश्मन को बेनकाब करना है और फिर उस पर अपने बाप के कत्ल की फर्दे जुर्म आयद करना है। और तुम भी जानते हो कि ये सारा सिलसिला एक ही था। मेरे वालिद को कारोबार से अलग करना, उनको ब्लैकमेल करके खामोश रहने पर मजबूर करना और बिलाखिर उनकी जान लेना। ये सब इसीलिए हुआ कि मेरे वालिद भी दिलावर के कारोबार की असल नोयत को समझने लगे थे या समझना चाहते थे। दिलावर ने इस मुल्क के खिलाफ सालसी अनासर का साथ देकर पैसा कमाना उसी वक्त शुरू कर दिया था, और आज तक वो जो कुछ कर चुका है वो सब वतन दुश्मनी है। उसमें वो चंद अफराद के खून को कतई अहमियत नहीं देता। मेरे वालिद भी उसकी अज़ाइम को नाकाम बना सकते थे, चुनाचे दिलावर ने उन्हें ख़त्म कर दिया। गालिबन मीर शराफत अली भी इसीलिए मारा गया कि उसको वजीर खान की मौत तक असल हालात का इल्म नहीं हो सका था। जैसे ही दिलावर को उससे खतरा महसूस हुआ, उसने मीर शराफत अली को भी ख़त्म कर दिया। मैं मुज़ाहमत कर रहा हूँ तो मेरा इंजाम भी तुम्हारे सामने है। जिसने भी उसकी मुखालफत की या जिस पर भी उसे शक हुआ वो खतरे का सबब बन सकता है, उसे दिलावर ने ख़त्म कर दिया। अब तो हमारे और उसके दरमियान खुली जंग है, और ये जंग अब सिर्फ दिलावर के खिलाफ नहीं रही, वतन दुश्मन एजेंटों तक फैल गई है। अगर चंदमाई भी हमारा साथ सिर्फ इसी वजह से दे सकता है तो उसे अपने जाती मसाइल और मामलात बताने से क्या फ़ायदा। लेकिन सिकंदर, कभी उसे मालूम हो गया तो? डैडी फिक्रमंद होकर बोला। कैसे मालूम होगा? वो आर्मी हेडक्वार्टर से तो राब्ता कायम करने से रहा। मैंने कहा, वो तो अब अपनी जबान से एक लफ्ज़ नहीं निकालेगा, क्योंकि उसने तुमको MRS का कैप्टन और मुझे कर्नल मान लिया है। मेरा ख्याल है मोहसिन को मेजर बना दूं, और गालिब को उसे भी मेजर तो बनाना ही पड़ेगा। हमारी आइंदा की सब कार्रवाइयां मुनज़्ज़म तरीके पर एक ही मकसद की खातिर होंगी, फिर उसे शक कैसे हो सकता है? अभी हम साधु राम की जबान से जो कुछ चुगलवाएंगे उसे हमारी बातों की तस्दीक हो जाएगी। लेकिन ये ड्रम, इस ड्रम का तफ्तीश से क्या ताल्लुक? डैडी ने कहा,
अगर बाल्टी का तफ्तीश से ताल्लुक हो सकता है तो ड्रम का क्यों नहीं हो सकता कैप्टन? मैंने कहा। तुम्हें याद है डीएसपी सराय ने पहले ही दिन मुझसे किस तरह इकबाल जुर्म कराया था? मुझे एक बाल्टी सर के ऊपर टोपी की तरह उड़ा के और डंडे से कूट कर। मैं आज भी उसका तस्वुर करता हूं तो मेरा सारा वजूद लरजने लगता है। तुमने उसका जिक्र किया था, टैडी बोला, मगर ये चंद माई इतनी देर से ऊपर क्या कर रहा है? उसी वक्त चंद माई की आवाज आई, ओ भाई जरा बाहर निकलो, नीचे से पकड़ो या मैं ड्रम को नीचे गिरा दूं। नहीं नहीं, मैंने सेन में आके कहा, नीचे गिराओगे तो सारा महल्ला पहले ही जाग उठेगा। इतनी देर से क्या कर रहे थे तुम चंद माई? उस्ताद टैडी ने सर उठा के कहा। ड्रम खाली कर रहा था, चंद माई बोला। इसमें रेत भरी हुई थी, छत पर प्लस्तर कराया था तो बच गई थी। मैंने और टैडी ने नीचे से ड्रम को थामा और सेन में उतार लिया। ये वही 45 गैलन वाला तारकोल का ड्रम था, लेकिन इसे खासा साफ कर लिया गया था और अंदर की दीवारों पर सिर्फ तारकोल की स्याही रह गई थी। मेरे कहने पर टैडी ने उसे धोया और अंदर से साधु राम के कमरे में पहुंचा दिया। फिर चंद माई और उस्ताद टैडी ने उसको भरना शुरू किया। वो बाल्टी भर के पानी लाते थे और ड्रम में उंडेल देते थे। साधु राम इस कार्रवाई को बड़े गौर से देखता रहा और ये समझने की कोशिश करता रहा कि आखिर मैं क्या करना चाहता हूँ। क्या उसे पानी में गोते देकर इससे कुछ उगलवाना चाहता हूँ, या सर्दी के मौसम में उसको पानी में डालकर ठंड से हलाक करने के मूड में हूँ? लेकिन मेरा प्रोग्राम इससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। तुमने कुछ सोचा साधु राम? मैंने उसके हाथ पैर खोलकर उसे आजाद कर दिया कि तुम्हें क्या करना है। साधु राम ने हाथों पैरों को हरकत दी और कमर को ऊपर नीचे झुकाया। उसकी जिस्मानी हालत आज बहुत बेहतर थी। जो कुछ करना है तुमको करना है, वो बोला। तशद्दुद करना है या कत्ल करना है, कैद करना है या आज़ाद करना है, बीमार करना है या पागल करना है? मैं वाकई ही ये सब कुछ कर सकता हूँ, इससे बहुत ज्यादा भी कर सकता हूँ। मैंने कहा, तुमको इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वो नाम और पते बताने हैं जो तुम्हारे दिमाग में महफूज हैं। मैं कह चुका हूं कि मैं किसी को नहीं जानता सिवाय उनके जिनसे तुम मिल चुके हो, वो बोला। कर्नल जगन्नाथ इस जंजीर का अगला सिरा या अगली कड़ी था। मैंने कहा, दिलरुबा दरमियानी कड़ी थी, उसके पीछे वाली कड़ी तुम थे। मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारे पीछे इस जंजीर की कौन सी कड़ी थी। मैं फर्ज करता हूं कि तुम कर्नल जगन्नाथ से आगे की कड़ी के बारे में वाकई कुछ नहीं जानते थे, लेकिन यह नामुमकिन है कि तुम्हें पीछे की कड़ी का इल्म ना हो। उस्ताद टैडी के साथ अब चंद माई भी कमरे में रुक गया था और वो दोनों भी ये गुफ्तगू सुन रहे थे। आधा ड्रम भर जाने के बाद मैंने उन्हें ड्रम में मजीद पानी डालने से मना कर दिया था। चंद माई का जोश, जज्बा, इश्तियाक और तजस्सुस काबिल दीद था। साधु राम, तुम जिंदा रह सकते हो, मैंने कहा। अपनी हद तक मैं वादा कर सकता हूँ कि तुम्हें निकल जाने दूं। उसके बाद तुम्हारे पुराने दोस्त तुमको जिंदा ना छोड़ें तो मैं जिम्मेदार नहीं। उनसे खुद को बचाना और महफूज रखना तुम्हारा अपना काम होगा। और मैं ये भी बता दूं कि तुमको मैंने कभी दोबारा देख लिया तो छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तुम ये चांस ले सकते हो, ये मुल्क कराची से गिलगित तक फैला हुआ है। तुम राजस्थान बॉर्डर क्रॉस करके अपने हम मजहब लोगों में शामिल हो सकते हो और नए नाम से नई जिंदगी का आगाज कर सकते हो। तुम्हारे लिए पकड़े जाने के इम्कानात कम होंगे, ना पकड़े जाने के ज्यादा। इसका इन्हिसार तुम्हारी अकल और जहानत पर है और तुम इस सलाहियत से महरूम नहीं हो। तुम खुद को कहाँ छुपाते हो और कैसे छुपते हो, ये तुम्हारा गेम है। शिकारी तुम्हारे पीछे लगे रहे मगर हमेशा नहीं। अगर तुम साल भर भी गुमनाम रहने में कामयाब रहे तो फिर कभी नहीं पकड़े जाओगे। लेकिन मैंने एक ड्रामाई वक्फा दिया, लेकिन तुमने हमसे ताबून ना किया तो इस शब की सैर ना देखोगे। तुम्हारी लाश कल गिद्ध, कुत्ते और चील कव्वे खा जाएंगे। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, वो कांपते हुए बोला। मैं कुछ नहीं जानता साधु राम, ये आखिरी मौका है। मैंने कहा, तुम्हारे पास असला कौन लाता था? कर्नल जगन्नाथ यहाँ से असला सरहद के पार तक किसकी मदद से पहुंचाता था? कर्नल जगन्नाथ भारतीय एजेंट था, तुम्हारे सेवक राम और उसके दोनों साथियों की तरह। कर्नल जगन्नाथ तुमको सिर्फ अदायगी करने आता था और माल चेक करता था, वो भी मारा जा चुका है। लेकिन इसके अलावा भी तुम कुछ लोगों को जानते हो। मसलन वो कौन है जो ट्रक लेकर साईं पापड़ वाले की जाली खानकाह तक आते थे और सारा असला लोड करके ले जाते थे? तुमने उनको देखा है? मैंने उनको देखा जरूर था, लेकिन वो अपने बारे में कुछ नहीं बताते थे, साधु राम बोला। वो कहते थे कि तुमको रकम मिल गई, अब अपने काम से काम रखो। तुमने उस ट्रक का नंबर वगैरह तो देखा होगा। नंबर हमेशा बदला हुआ था, साधु राम बोला। क्या ट्रक हमेशा वही होता था? मैंने कहा, ड्राइवर और उसके साथी सब वही होते थे। साधु राम ने इकरार में सर हिलाया। वो सब बीएसएफ के लोग थे। गुड, तुमने कुछ तो बताया। मैंने कहा, बीएसएफ में उनके रैंक क्या थे? मुझे नहीं मालूम। फिर तुमको ये कैसे मालूम हुआ कि वो बीएसएफ के आदमी थे? मैंने कहा, कर्नल जगन्नाथ ने कहा था, साधु राम बोला, मगर उसने किसी का नाम नहीं बताया था। वो सब आपस में भी बात नहीं करते थे और बिल्कुल खामोशी से काम करके चले जाते थे। वो ट्रक कौन सा था? किस कंपनी का बनाया हुआ? बेडफोर्ड कंपनी का, साधु राम बोला।
और मेरा हाथ बिजली की तरह घूम कर उसके मुंह पर पड़ा। कमरा उसकी आवाज से गूंज गया। वो इंडियन ट्रक था, अशोक टाटा कंपनी का बनाया हुआ। मैंने कहा, वो हेलीकॉप्टर जिसमें कर्नल जगन्नाथ आता था, उसका नंबर तो तुमने देखा होगा। वो एक ही हेलीकॉप्टर में नहीं आता था, साधु राम ने कांपती आवाज में कहा, हर बार मुख्तलिफ। मैंने उसके दूसरे गाल पर उल्टा हाथ मारा। वो नीचे गिर गया, मगर मैंने उसे फिर खड़ा कर दिया। ये दरवाजा बंद कर दो, मैंने डैडी से मुखातिब होकर कहा। हाँ तो साधु राम, याद करके बताओ कि गुज़िश्ता बार वो जिस हेलीकॉप्टर में आया था, उसका नंबर क्या था? मुझे नहीं याद, साधु राम ने लरजते हुए कहा। उसका नंबर मैं बता सकता हूं, मैंने कहा और नंबर दोहरा दिया। ये ठीक है ना? साधु राम ने इकरार में सर हिलाया और मैंने उसके एक और जाम पर रसीद किया। अगर ये ठीक है तो पहले क्यों कहा था कि मुझे नंबर नहीं मालूम? खैर, वो हेलीकॉप्टर भी तुम्हारी दिलरुबा के साथ उठ गया। अब सोचने की बात नहीं, ये बताओ कि जो रकम तुमको कर्नल जगन्नाथ देता था, वो तुमसे कौन लेने आता था? मैं उसे नहीं जानता। साधु राम ने आस्तीन से वो खून साफ किया जो उसकी नाक से बहने लगा था। तुम उसे जानते हो? मैंने उसकी नाक पर मुक्का मारा। वही शख्स तुमको असला भी पहुंचाता था। मुमकिन है वो एक आदमी ना हो, एक गिरोह हो। तुम बहरहाल सबको जानते हो। वो तुमसे हिसाब लेते होंगे। तुम सिर्फ कमीशन एजेंट थे और हर कमीशन एजेंट दोनों पार्टियों से बखूबी वाकिफ होता है। मेरे पास 4 आदमी आते थे, कभी कोई कभी कोई। साधु ने रो कर कहा, मुझे क्या मालूम वो अपना जो नाम बताते थे वो सही होता था या गलत। तुम गलत नाम ही बता दो, मैंने कहा। पहले उनके हेड का, फिर बाकी अफराद का। उनका हेड तो नंबर 1 कहलाता था, साधु राम बोला। वो कभी साथ नहीं आया। वो उसका हवाला देते थे। बाकी 4 के नाम लाल थे, चौधरी बशीर, अब्दुल रजाक और कमाल खां थे। उसने हर नाम बहुत सोच के लिया था। साफ जाहिर था कि यह नाम उसने अभी अभी गढ़े थे और इसलिए वो सोचने पर मजबूर हुआ था। असल नाम बताने के लिए उसको सोचना हरगिज ना पड़ता। फिर झूठ उसकी सूरत पर खौफ बन के फैल गया। हमसे पहले वो खुद जानता था कि ये सब नाकाबिले यकीन होगा और हम उसकी बात नहीं मानेंगे। अच्छा, मैंने कुछ देर सोच कर कहा, ये लोग किस तरह आते थे, ट्रक में या कार में? माल ट्रक में लाते थे, साधु राम बोला। पैसा लेने के लिए कार में आते थे और ट्रक में भी वही लोग आते थे जो कार में आते थे, मैंने कहा। पैसा वसूल करने के लिए एक आदमी आता था हर हफ्ते। ट्रक और कार के नंबर के बारे में तुम फिर वही कहोगे कि हर बार बदले हुए थे, मैंने कहा। साधु राम ने इकरार में सर हिलाया। कभी वो नंबर प्लेट पर मट्टी फेर देते थे या उसे हटा देते थे। ट्रक कौन सा होता था? बेडफोर्ड का, साधु राम बोला। और कार? मैंने कहा। उसका रंग मॉडल, तुम्हारे पास कार है इसलिए तुम जरूर जानते होगे। कार फोर्ड जेफर्स भी लाते थे, 1960 मॉडल, साधु राम बोला। उसका रंग नीला होता था। दूसरी ओपल रिकॉर्ड थी, 80 साल का मॉडल, रंग ऊपर का काला, नीचे से सुर्ख। अब जरा सोच के बताओ कि यह सिलसिला कब शुरू हुआ था, मैंने कहा। 1.25 साल पहले, गुज़िश्ता साल अगस्त के महीने से, साधु राम बोला। पहला सौदा कैसे हुआ था? वो तुम तक कैसे पहुंचे थे? दिलरुबा के जरिए, साधु राम ने कहा। और उस पहले सौदे में तुम्हारा कमीशन कितना बना था? 17,000 रुपए, साधु राम बोला। 70,000 वो ले गए थे। उसके बाद? मैंने कहा। कितनी बार आए थे वो लोग? ये सब मुझे तफसील से तो याद नहीं, वो बोला। आए होंगे 10-12 मरतबा। मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा और जब वो गिर गया तो ठोकरें मार मार के उसका हाल खराब कर दिया। अभी कहा था कि एक आदमी तुमसे हर हफ्ते पैसे लेने आता था। माल आया 1.25 साल में 10-12 मरतबा। पैसे लेने वाले आते रहे हर हफ्ते। मेरा मकसद सिर्फ ये साबित करना था कि तुम अब भी झूठ बोलने का हौसला रखते हो। मैंने उसे फिर पैरों पर खड़ा कर दिया और दीवार से लगाकर उसके सीने पर अपनी एक कोनी से दबाव डालने लगा। अब एक बार फिर बताओ कि वो 4 आदमी कौन थे, उनके क्या नाम थे? बताता हूँ, साधु राम बिल बिलाने लगा। हाय, मैं मर गया, मेरा सांस रुक जाएगा, वो चिल्लाने लगा और दीवाना वार चीखने लगा। मैं अपना सवाल दोहराता रहा। दूसरी बार उसने जो नाम बताए वो बिल्कुल मुख्तलिफ थे। उसे उम्मीद न थी कि हर सवाल फिर पूछा जाएगा और चूंकि उसने झूठ बोला था इसलिए वो नामों को गलत मलत कर गया। उसने बशीर खान, चौधरी रजाक, कमालदीन और लाल खां बताए थे। मैंने उसे छोड़ दिया। वो लंबे लंबे सांस लेने लगा। तुमने सुना कैप्टन? मैंने उस्ताद टैडी को मुखातिब किया। इसने पहले क्या नाम लिए थे? यस कर्नल, उस्ताद टैडी बोला। इसने लालदीन, कमाल खान, चौधरी बशीर और अब्दुल रज़ाक कहा था। क्यों लेफ्टिनेंट? चांदमाई भूंचका रह गया। उसे अभी से लेफ्टिनेंट कहकर मुखातिब किया गया था। यस सर, वो फौरन संभल कर बोला। यही नाम थे। ये जो कुछ कहता रहा है वो सब झूठ था, मैंने कहा। मैंने इसे जो मौका दिया था वो इसने गंवा दिया। अब तुम इसके हाथ पैर बांध और इसे ड्रम में डाल दो। इसका मुंह पानी से बाहर रहेगा। गले में रस्सी बांध के पानी में मुअल्लक कर दो और रस्सी का सिरा अपने हाथ में रखो। इस तरह की ये उछले तो खुद को फांसी दे। झटके से इसकी गर्दन का मनका टूट जाए। अभी ये उछलेगा, बहुत उछलेगा, शोर भी बहुत करेगा, इसलिए इसके मुंह को बंद कर दो। मैंने साधु राम के ड्रम में डाले जाने की तमाम कार्रवाई की खुद निगरानी की
और चूंकि ड्रम निस्फ के करीब भरा हुआ था, इसलिए साधु राम के घुटने मोड़ कर पीछे कर दिए गए और उसके दोनों हाथों को बांधकर उसी रस्सी से पैर भी बांध दिए गए और साधु राम को पानी में डाला गया तो वो घुटनों के बल ड्रम में खड़ा हो गया। उसका मुंह पानी की सतह से ऊपर रखने के लिए वही रस्सी जिससे साधु राम के हाथ पैर बांधे हुए थे उसकी गर्दन में फंदा बना के डाली गई और फिर उसी रस्सी का आखिरी सिरा ड्रम के किनारे पर से गुजार कर हाथ में पकड़ लिया गया। अब साधु राम इंतहाई तकलीफदेह पोजीशन में ड्रम के अंदर गर्क हो चुका था। निस भरे हुए ड्रम में साधु राम के डाले जाने से पानी की सतह बुलंद हो गई और अब पानी किनारों से थोड़ा ही नीचे था। अगर साधु राम के पांव घुटनों के पास से काट दिए जाते तो उसका कद 4 फुट से बहुत कम रह जाता। घुटनों के बल खड़ा वो 3.5 फुट का ही रह गया था और सख्त अजियत में था क्योंकि रस्सी ने उसको बुरी तरह जकड़ रखा था और वो ड्रम की एक सतह के साथ यूं लगा हुआ था कि बिल्कुल हरकत नहीं कर सकता था। उसके गले में पड़े हुए फंदे ने उसे पीछे खींच रखा था, चुनाचे उसका वजूद ड्रम के 3/4 हिस्से में समा गया था। वो सख्त दहशत ज़दा था और ये समझने से कासिर था कि इस कार्रवाई का मकसद क्या हो सकता है। खुद उस्ताद टैडी और चंदमाई सख्त कंफ्यूजन का शिकार नजर आते थे। ये सारी कार्रवाई मुकम्मल हो गई तो मैं दूसरे कमरे में गया और बिजली का वो राड हीटर उठा लाया जो हम मूसल का पानी गर्म करने और चाय काफ़ी बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। 1000 वाट का ये हीटर जर्मनी का बना हुआ था और मोहसिन खरीद कर लाया था। इसकी 2 अलग अलग शाखें थी जिनकी मोटाई पेंसिल के बराबर या कुछ कम होगी। आखिरी हिस्से में ये दोनों शाखें एक क्वाइल या लच्छे की शक्ल में मिली हुई थी और गर्म होने वाला तार इन खोखली पेंसिल नुमा शाखों के अंदर मौजूद था। यह बहुत आम चीज़ थी जो किसी भी बिजली के सामान की दुकान से 30-40 रुपए में मिल जाती थी और इसकी मजमूई लंबाई 8 इंच के करीब थी। इसे पानी से भरी हुई केतली में भी लटकाया जा सकता था और बाल्टी में भी। इसकी तमाम खरारत पानी के अंदर जज़ब होती थी। चुनाचे पानी से भरी हुई जो बाल्टी चूल्हे पर 1 घंटे में गर्म होती वो इस हीटर से 10 मिनट में इतनी गर्म हो जाती थी कि पानी खोलने लगता था। एक केतली पानी तो 2-4 मिनट में उबल जाता था। ड्रम में कई बाल्टी पानी था, चुनाचे इसके दर्जा हरारत को बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचाने के लिए मेरे अंदाजे के मुताबिक 30-40 मिनट दरकार थे। राड हीटर को देखते ही उस्ताद टैडी भी समझ गया कि मैं क्या करने वाला हूँ और साधु राम की हालत भी गैर होने लगी। उसने दहशतज़दा फटी फटी आंखों से रहम की इल्तजा की, मगर मैंने समझ लिया कि साधु राम आसानी से सब कुछ नहीं बताएगा। अब तुम देख रहे हो ना साधु राम कि मेरा क्या इरादा है। मैंने तार खोलकर प्लग पॉइंट तक ले जाते हुए कहा, मैं तुम्हारा सूप बनाना चाहता हूँ। अफसोस ये है कि तुम्हारे बीवी बच्चे नहीं हैं, वरना वो तुम्हारा सूप बनता देखकर महफूज होते। मैं उनको ये सूप पिलाता काली मिर्च और नमक वाला, मगर अब ये सूप पीने वाला कोई नहीं। बकरे का गोश्त अमूमन 1 घंटे में गल जाता है। गाय भैंस का गोश्त ज्यादा वक्त लेता है। तुम्हारा गोश्त हराम है, सूअर के गोश्त से भी ज्यादा। मैंने राड हीटर को पानी में डाल दिया। हीटर ऑन कर दूं कर्नल? चंदमाई ने बड़े इश्तियाक से कहा। ओ यस लेफ्टिनेंट। मैंने कहा, देखो इस वक्त हमारे पास कैसी नायाब डिश है। अफ्रीका के जंगली कबाइल जो आदमखोर होते हैं इस डिश को बड़े चटखारे लेकर खाते हैं, मगर मुहज्जब दुनिया में सालिम मुर्ग और सालिम दुम्बा रोस्ट करके खाने वाले तो मिलते हैं, सालिम गद्दार को हजम करने वाला कोई नहीं। मुझे फिर मलाल होता है कि डिश ज़ाया हो जाएगी। क्यों सर, क्या कुत्ते बिल्लियां इसे नहीं खाएंगे? उस्ताद टैडी ने कहा। नहीं कैप्टन, यहाँ के तो जानवर भी हुब्बुल वतनी का जज्बा या हैवानी हिल्लत रखते हैं। मैंने नफी में सर हिलाया। हर जानवर कोई ऐसी चीज नहीं खाता जो उसके लिए नुकसानदेह हो। आइस जैसे 2-4 बंदे हमारे हाथ लग जाते तो हम इनकी जियाफत करते और आधे साधु राम का पुलाव पकाते तो आधे साधु राम का कोरमा। अब तो ये गलने के बाद पानी ही में घुल जाएगा, इसका हलीम बन जाएगा। जरा देखो पानी का टेम्परेचर क्या है। उस्ताद टैडी ने उंगली डालकर पानी को देखा। अभी तो मामूली सा गर्म हुआ है सर। अच्छा कैप्टन, साधु राम को उबलने दो। मैंने घड़ी देखी, तुम काफी बनाओ। चंदमाई इसकी रस्सी ढीली मत करना। नो सर, चंदमाई ने फर्ज शनास मातहत की तरह कहा। आप फिक्र ही ना करें। मैं दूसरे कमरे की तरफ जाते जाते रुका और पलटकर साधु राम से मुखातिब हुआ। अब तुम्हारे लिए मोहलत बहुत कम रह गई है। आधे घंटे में पानी इतना गर्म हो जाएगा कि तुम्हारे जिस्म को जलाने लगेगा। 40-45 मिनट में तुम फुल बॉयल हो जाओगे, मगर मरोगे नहीं। मैं तुमको हाफ बॉयल करता रहूंगा सुबह तक। मैंने साधु राम को बेचैनी से सर हिलाते देखा। आंखों ही आंखों में कुछ कहने की इजाजत तलब करते महसूस किया और उसकी सूरत पर मौत के खौफ का साया लरदा देखा, लेकिन मैं परवाह किए बगैर दूसरे कमरे में चला गया। मान गए सिकंदर बादशाह। उस्ताद टैडी बोला, क्या आसान नुस्खा इजाद किया है जबान खुलवाने का। ना कोई मारपीट की मेहनत, ना मुशक्कत और ना ही वक्त की बर्बादी। साला अभी सब कुछ बताएगा। जरूरत इजाद का बाप है उस्ताद। मैंने कहा, ऐसे बहुत से तरीके हमारे हाथ में थे, लेकिन इससे पहले कोई हमारे हाथ नहीं लगा। जो हाथ लगे थे वो खुद मर गए या मार दिए गए। पहली बार दुश्मन का एक आदमी हमें मिला है।
इसको बजा के पूरा सुनना है। मुझे यकीन है कि साधु राम हाफ बॉयल होने के बाद बजने लगेगा। तुमने अच्छा किया जो शैला को साथ नहीं लाए, डैडी बोला। लेकिन मोहसिन क्यों नहीं आया? आज अपने घर में उनकी पहली रात है, मैंने कहा। फिर शैला अकेली रह जाती तो डरती। यहाँ की कार्रवाई में मोहसिन की मौजूदगी गैर जरूरी थी। मैं अकेला होता तब भी काफी था। यार सिकंदर बादशाह, ये तुमको ड्रम का ख्याल कैसे आया? उस्ताद, डैडी बोला। अगर उस वक्त ड्रम ना मिलता तो? मैं ड्रम को बहुत पहले देख चुका था उस्ताद, मैंने हंसकर कहा। ड्रम ना होता तो आज मैं देग का इंतजाम कर लेता। दूसरे कमरे में चंद माई ने साधु राम को मुखातिब करके अपने गम गुस्से का इजहार शुरू कर दिया था। वो साधु राम को गद्दार, नमक हराम, बेगैरत, काफिर, वतन फरोश वगैरह के अलावा भी बहुत कुछ कह रहा था और उसके हर जुमले में साधु राम की वालदा या हमशीरा का हवाला मुख्तलिफ अंदाज से आता था। वो साधु राम को दहशत ज़दा करने के लिए भी बहुत कुछ कर रहा था और उसी के सामने अगले आधे घंटे की अहजियत का नक्शा बड़े मौसर तरीके पर खींच रहा था। चंद भाई के लिए अब हमारे मिशन की नोयत और खुद हमारे बारे में 1% शक की गुंजाइश नहीं रही थी। उसने साधु राम की जबानी सब कुछ सुन लिया था और वो बहुत जोश में था कि आज रात वो कौमी सलामती के इतने बड़े मिशन में एक कर्नल और एक कैप्टन के साथ शरीक होने का एजाज हासिल कर चुका है। वो खुद को बेहद अहम और जिम्मेदार महसूस करने में हक बजानिब था। उसके आसपास तमाम खम वतन और उसके तमाम साबिक हम पेशा सोए पड़े थे और कोई नहीं जानता था कि उसके मामूली से घर में कितनी अहम कार्रवाई हो रही है। इसी शहर में एक से एक जांबाज बहादुर पड़ा था। न जाने कितने आला ओहदों वाले अफीसर थे और दौलतमंद थे, मगर ये रुतबा बुलंद मिला जिसको मिल गया। कुदरत ने चंद माई को इस अजीम कौमी खिदमत के लिए मुंतखब किया था। मैंने इत्मीनान से काफ़ी ख़त्म की और सिगरेट जला के उसके लंबे लंबे कश लेता रहा। मुझे राबिया का भी ख्याल आया और उस घर का भी। मोहसिन और शैला कम से कम आज रात गमे जहां से बेनियाज थे। अब बोल, तेरी चंद माई की आवाज़ ने मुझे ख्यालों की दुनिया से खींच लिया। उछल और उछल, अभी तो तेरा जिस्म फटेगा, बोटी बोटी फटेगी, अंदर तेरा दिल जिगर सब फटेगा, तेरा गोश्त खून और हड्डियां सब सुबह तक गल जाएगी। नहीं गलेगी तो मैं खाने का सोडा डालूंगा और फिर तेरा जिस्म अलीम तेरे यारों में तकसीम होगा सरहद के पार। अब तो गाय को अम्मा कहने वाले उसे खाने भी लगे हैं। ओए तुम बड़े हो, माँ को खा जाओ, बस चले तो बहन को खा जाओ, बाप को खा जाओ, बड़े मजे ले लेकर खाएंगे तेरे यार तेरा हलीम। मैं खुद सरहद पार करके जाऊंगा और तकसीम करूंगा। कौन सा गांव है तेरा? खैर मैं मालूम कर लूंगा, हो सका तो तेरे गांव वालों को खिलाऊंगा। वहां तेरे मामे चाचे और उनके पुत्र भी होंगे। ऐसे मसाले डालकर ले जाऊंगा कि वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जब मैं फिर दूसरे कमरे में गया तो साधु राम शदीद अजाब में मुबतला था। मैंने उंगली डबो के पानी का टेम्परेचर देखा। पानी इतना गर्म हो चुका था कि सख्त सर्दी में भी उससे नहाना मुश्किल था। यह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाली खरारत साधु राम के जिस्म ने भी जज्ब की थी और उसका वजूद अंदर बाहर से उतना ही गर्म हो चुका था। कुछ भाप उठने से और कुछ अंदर की गर्मी के खारिज होने से साधु राम का चेहरा पानी और पसीने में तर था। वो नहायत बेहंगम तरीके पर उछल रहा था और तड़प रहा था। उसके घुटने बार बार ड्रम के फर्श पर लगते थे और वो दीवानगी की कैफियत में कोशिश कर रहा था कि राड हीटर को खींच ले और उसका तार अलग कर दे, मगर चंद माई ने रस्सी को बड़ी मजबूती से थाम रखा था और साधु राम के हाथ पांव पीछे बंधे हुए थे। चुनाचे वो सिर्फ अपने मुंह से कोशिश कर सकता था, मगर मुंह में भी कपड़ा था। लेकिन कपड़ा ना होता और वो किसी तरह अपने दांतों से तार काट देता तो करंट पानी में आ जाता और वह फौरन हलाक हो जाता। मैंने उसके मुंह से कपड़ा निकाल दिया। साधु राम ने बिलबिला के चीख मारी, हाय, अरे जालिम, अरे मैं मर गया, उफ, अरे भगवान के लिए तुमको तुम्हारे रसूल खुदा का वास्ता इसे बंद कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं सब बताता हूँ। मैंने स्विच ऑफ कर दिया। इसे पानी का दर्जा हरारत कम नहीं हुआ, मगर साधु राम को एक नफ्सियाती करार हासिल हुआ कि पानी इससे ज्यादा अब गर्म नहीं होगा। मुझे बाहर निकालो, हाय गर्मी, राम राम, मेरे शरीर में अग्नि भर गई है, अरे कोई है, दौड़ो, मदद करो, ये मुझे कत्ल कर रहे हैं। उसने अचानक चीखना शुरू कर दिया। मैंने फौरन उसका मुंह बंद कर दिया। उसने गर्दन को इधर उधर हिला के कपड़े से बचने की बेसुध कोशिश की। गले में पड़ी हुई रस्सी ने उसे बेबस कर रखा था। यूं गर्दन हिलाने से रस्सी गोश्त में गड़ गई और साधु राम की गर्दन के चारों तरफ खराशें आ गई जिनसे खून रिसने लगा। बाई से किसी ने दरवाजा बजाना शुरू किया। ये यकीनन साधु राम की चीख पुकार से जाकर आने वाले हमसाए थे। मैंने चंद माई को इशारा किया कि वो सूरतेहाल को संभाले और साधु राम के गले की रस्सी डैडी को थमा दी। फिर मैं खुद दूसरे कमरे में जाके चारपाई पर लेट गया। मैंने बाल बिखरा के और कपड़े बेतरतीब करके उछलना और मचलना शुरू किया। हाय उफ, मार डाला, कत्ल कर दिया। मैंने चारपाई पर किसी गैर मौजूद मखलूक से कुश्ती लड़ते शोर मचाना जारी रखा। आह, मैं मर गया, अरे कोई आओ, खुदा के लिए बचाओ, ये मार देगा मुझे।
दरवाजा फिर बजा तो चंद माई ने कुंडी खोली। 3 आदमी अंदर आ गए जो खासे बरहम नजर आ रहे थे। ये क्या हो रहा है आधी रात को? उनमें से एक बुजुर्ग ने खफगी से कहा। माफ करना चाचा जी, चंद माई बोला। ये मेरे साले का साला है, गांव से आया है, इस पर पागलपन के दौरे पड़ते हैं। गांव के मौलवी साहब ने कहा था कि इस पर जिन सवार है। मैंने इस वक्फे में उछलना कूदना, कलाबाजियां खाना और जिन से लड़ना जारी रखा। उसे मुक्के मारता रहा और खुद भी गिरता रहा। ये तो बड़ी मुश्किल में है, बुजुर्ग गवार ने कहा। उनका गुस्सा एकदम ही हमदर्दी में बदल गया था। हाँ जी, अब इलाज कराऊंगा, चंद माई ने मजलूम शक्ल बना के कहा। इलाज क्या मियाँ, इसको ले जाओ किसी अच्छे से आमिल के पास, बुजुर्ग ने कहा। ताता साहब की खिदमत में हाजिरी तो इसे पागल खाने ले जाओ जी। दूसरे सर फिरे और बागी किस्म के जवान ने कहा। इसका यहाँ रहना खतरनाक है। नहीं भाई, ये खतरनाक नहीं है, बेशक आप करीब जाके देख लो, आपसे कुछ नहीं कहेगा, चंद माई बोला। बुजुर्गवार आगे बढ़े और उन्होंने मेरे शाने पर थपकी दी। नौजवान, आयतल कुर्सी पढ़ो। पापा जी मुझे बचाओ, मैं बुजुर्गवार से लिपट गया। मैं मर गया, खाए बड़ा बेरहम कातिल खाए। बुजुर्गवार ने बमुश्किल तमाम खुद को छुड़ाया। मैं शोर मचाता रहा और उनके आगे हाथ जोड़ता रहा। बारी इतनी देर में कुछ और लोग भी आ गए थे। बुजुर्गवार ने कुछ पढ़कर मुझ पर फूंक मारी। मैंने उनको ये अमल करते देखा। चंद सेकंड में मेरा शोरो गूगा कम हो गया। फिर मैं साकित हो गया और पलंग पर आंखें बंद करके पड़ गया। बुजुर्गवार अपने अमल की कामयाबी से यकीनन बहुत खुश हुए होंगे। अच्छा मियाँ, हम चलते हैं, वो बोले। खुदा रहम करे इस पर। दोबारा दौरा पड़े तो एक बार आयतल कुर्सी और 2 बार सूरत फातिहा पढ़कर फूंक मार देना, करार आ जाएगा। अल्लाह के कलाम में बड़ी तासीर है। बागी ख्यालात रखने वाला जवान कुछ ना बोल सका क्योंकि बाकी सब बुजुर्गवार के खम ख्याल हो गए थे और हमसाये होने के नाते चंद माई के खिलाफ कोई कदम उठाने को तैयार न थे। सबको चंद माई से हमदर्दी थी। चंद मिनट में वो सब अपने अपने घर लौट गए तो चंद माई ने कुंडी लगा दी। मान गए सोनियो, मेरा मतलब है कर्नल साहब, वो बोला। देखो आइंदा कभी मुझे कर्नल साहब कहने की गलती मत करना, मैंने कहा। तुम्हें आदत पड़ गई तो बाहर भी तुम्हारे मुंह से कर्नल ही निकलेगा। हम पुराने हो गए हैं इसलिए बोलते नहीं। तुम बिल्कुल उसी तरह अपने लहजे में बात करते रहो ताकि किसी को शक ना हो। अच्छा माई बाप, गलती हो गई, चंद माई ने हाथ जोड़कर कहा। अब वैसा ही करूंगा जैसा आप कहोगे। चंद माई, तुम्हारे लिए ये आजमाइश का जमाना है। अगर तुम गलतियां करते रहे तो हम तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकेंगे और तुमको बताए बगैर गायब हो जाएंगे। मैंने कहा, तुम कभी हमें तलाश ना कर सकोगे, लेकिन किसी से हमारा जिक्र भी करोगे तो हमें मालूम हो जाएगा और तुम्हें बहुत नुकसान होगा। हम बेस बदल कर आने वाले जासूसों को नहीं छोड़ते तो तुम क्या हो। चंद माई का रंग उठ गया। आप बिल्कुल फिक्र ना करें जनाब, मेरा पक्का वादा है कि आप लेफ्टिनेंट बनाएं या ना बनाएं, मैं जिस हद तक आपकी खिदमत कर सका जरूर करूंगा। और फिर कभी मेरी जबान से एक लफ्ज भी निकला तो आपसे पहले मैं खुद अपने आप को शूट कर लूंगा। ये चंद माई की ब्रेन वॉशिंग थी और उसके ज़हन को मुकम्मल तौर पर अपने इख्तियार में रखने के लिए ये भी जरूरी था। वो हमारे लिए काम का आदमी साबित हो सकता था और उससे हमें बहुत से फायदे होने की उम्मीद थी। एक तो उसका ये घर था जिसे हम इस्तेमाल कर रहे थे। वो टैक्सी ड्राइवर भी था और शहर भर में घूम फिर कर हमारे लिए हर किस्म की खबरें फराहम करने का जरिया बन सकता था। वो खबरें जो किसी खबर रसां एजेंसी या स्टाफ रिपोर्टर के जरिए मिर्जा गालिब तक नहीं पहुंचती थी, वो चंद माई इकट्ठी कर सकता था और हम उसे टैक्सी के साथ कहीं भी भेज सकते थे। मसलन ये हो सकता था कि कभी वो हमारे दुश्मनों को टैक्सी में बिठा ले, उसके लिए वो पहले से उनके ठिकाने के करीब मौजूद हो। अगर टैक्सी में बैठने वाले आपस में गुफ्तगू करें तो वो सुन भी सकता था और रिकॉर्ड भी कर सकता था। उसकी टैक्सी में टेप रिकॉर्डर फिट करना मामूली काम था। टैक्सी ड्राइवर को आमतौर पर लोग अहमियत नहीं देते और उसकी मौजूदगी को राजदारी के लिए गैर अहम समझते हैं। वो फर्ज कर लेते हैं कि टैक्सी ड्राइवर एक गैर जानिबदार फरीक है जो दिन भर सबकी सुनता है मगर अपने काम से काम रखता है। मैंने दूसरे कमरे में आके देखा तो गर्म पानी में पड़े रहने से साधु राम की हालत बहुत अबतर हो गई थी और वो तकरीबन नीम बेहोश था। मैंने उसे जरा सी देर के लिए बाहर निकाला, उसके जिस्म पर एक बाल्टी भर पानी ठंडा डाला और उसे फिर ड्रम में डाल दिया। मुझे दोबारा स्विच ऑन करता देखकर साधु राम उछला। वो दोबारा उसी भट्टी में झोंक दिया गया जिसकी हैसियत वो आधे घंटे तक बर्दाश्त करता रहा था। अब मैंने किसी किस्म के खौफ के बगैर उसके मुंह से कपड़ा निकाल दिया। तुमको शोर मचाने की इजाजत है साधु राम, मैंने कहा। जो तुम्हारी मदद कर सकते थे वो आके चले गए, अब वो दोबारा नहीं आएंगे।